सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सरफेस टेंशन है। ऑलरेडी हमने विस्कोसिटी और वो बंद कर लिया, वो हमने ख़त्म, जिसमें हमने बर्नौली सिस्टम किया था। इलास्टिसिटी भी हो गया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो फ्लूइड की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो एक फ्लूइड है, लिक्विड है, उसकी जो टॉप मोस्ट सरफेस जो एयर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम सरफेस टेंशन पढ़ते हैं। तो सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले हमारे पास आएगा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो एक वर्ड होता है इंटरमॉलिक्यूल, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूल होता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। एक वर्ड होता है इंट्रामॉलिक्यूल। इंट्रामॉलिक्यूल होता है सेम ही मॉलिक्यूल के पार्ट्स जो होते हैं उनमें जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उसको इंट्रा कहते हैं। जैसे स्कूल में कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, अगर स्कूल की सेम स्कूल के बच्चों में कंपटीशन हो, दैट इज इंट्रा स्कूल कंपटीशन, और दूसरे स्कूल में हो तो होता है इंटर स्कूल कंपटीशन। तो हम यहाँ पे पहले किसकी फोर्स की बात करेंगे? इंटर मॉलिक्यूल, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो लिखा हुआ था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो ये है। अच्छा, तो लिखा हुआ इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। आपको पता होना चाहिए कि नेचर में फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। नेचर में चार तरह की फोर्सेस होती है। स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और एक होती है न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली, ठीक है। न्यूक्लियर तो स्ट्रॉन्ग में आ जाएगी, यहाँ पे आएगी वीक ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो चार फोर्सेस ही नेचर में आती हैं। पहले ना एनसीईआरटी में चैप्टर 1 होता था जिसमें वो बेसिक फोर्सेस के बारे में बताते थे। अब ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में रह गया हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटी। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में न्यूक्लियर फोर्सेस आ जाती हैं, ठीक है। वीक में कौन आता है? जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और ईएम में कौन आता है? जो आपने फ्रिक्शन पढ़ी, टेंशन पढ़ी, फ्रिक्शन पढ़ी, टेंशन पढ़ी, वो। और ग्रेविटी में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आती है। तो आपको पहले एमसीक्यू याद रखना है कि आपकी जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, यहाँ आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ आपके पास कांटेक्ट फोर्स आ गई, नॉर्मल रिएक्शन आ गया, टेंशन आ गया, ये सारे कौन सी फोर्सेस होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है। अच्छा, इसके बाद पहला टॉपिक, पहली फोर्स कौन सी? कोहेसिव। कोहेसिव का मीनिंग, को मीन्स होता है सेम। सेम मॉलिक्यूल में जो फोर्स होगी सिमिलर मॉलिक्यूल में, वो कौन सी होगी? कोहेसिव। जैसे वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, पहला वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। इनमें जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स वट एवर में भी, वो कौन सी होगी? कोहेसिव, ठीक है। तो स्पेलिंग चेक कर लेना। तो कोहेसिव फोर्सेस होंगी, ठीक है। आपने याद रखना है कि हमने इलास्टिसिटी में भी पढ़ा था कि दो नियर बाय मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ग्राफ होता है ना, वो कुछ ऐसा करके होता है, ठीक है। ये होता है फोर्स और ये होता है डिस्टेंस। तो अब नोटिस करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फोर्स आ रही है वो क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव फोर्स सजेस्ट अट्रैक्शन, ठीक है। बट जो ये वाला रीजन है ना, इतना ब्लू वाला रीजन, तब फोर्स क्या है? पॉजिटिव है, वो शो करता है रिपल्शन। तो अगर दो नियर बाय मॉलिक्यूल बहुत पास है देन दे कैन रिपेल, बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो सारे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्सेस किस में होती हैं? सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में होती है। जैसे देखो, ये फोर्स कम होती है, सॉलिड्स में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड्स आते हैं, फिर गैसेज में वीक हो जाती है, ठीक है। सो 2 ड्रॉप ऑफ लिक्विड कोएल्स। कोएल्स का मीनिंग होता है कंबाइन करना। 2 ड्रॉप लिक्विड को कंबाइन करते हैं। हम देखो ना, पानी की 2 बूंदें टेबल पे पड़ी हुई, यहाँ से पड़ा हुआ है, अगर ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो आते क्या हो जाना है? इसने, इन दोनों मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन जानी है इससे, है ना। तो वाटर के ड्रॉप्स को अगर आप इंटरकनेक्ट करते हो मैनुअली ऑन द टेबल सरफेस, आप ज्वाइन करने की कोशिश, वो सर बड़ी जल्दी ज्वाइन कर जाएंगे। तो सेम मॉलिक्यूल की जो फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज कोहेसिव। कहते हैं डिफिकल्ट टू ब्रेक, मर्करी के ड्रॉप को ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। पानी के ड्रॉप को कर सकते हो, टेबल पे पानी स्पिल करो, अपनी फिंगर रश कर दो, वो सेपरेट हो जाएगा। बट मर्करी के ड्रॉप से मर्करी के बनते हैं ग्लोब्यूल्स, ठीक है, ठीक है। छोटे छोटे पीसीस ही बन जाते हैं, आप उनको सेपरेट आउट करने की कोशिश करोगे, ग्लोब्यूल से रहेंगे, ठीक है। और पानी टेबल को वेट कर देगा, मर्करी टेबल को वेट नहीं करेगी। मर्करी के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मीन उनमें कोहेसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पेपर में आपको एमसीक्यू आ सकता है कि आउट ऑफ मर्करी, वाटर, हनी, विच है हाईएस्ट कोहेसिव फोर्स? मर्करी। और जो सबसे ज़्यादा स्टिक करेगा दूसरी ऑब्जेक्ट को, उसमें कोहेसिव वीक है हनी। हनी टेबल के अंदर बहुत देर तक स्टिक कर सकता है, ठीक है। तो उसमें कोहेसिव फोर्स सबसे वीक है। दूसरी फोर्स कौन सी आ गई? एडहेसिव।
एडेसिव फोर्स का मीनिंग क्या होता है? एडेसिव आपने फेविकोल के ऊपर लिखा हुआ है, फेविकोल के ऊपर लिखा होता है स्ट्रॉन्ग एडेसिव। व्हाट डज इट मीन? इट इज एबिलिटी टू बाउंड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, उसको क्या बोलते हैं? एडेसिव बोलते हैं। ठीक है, एडेसिव फोर्स का काम क्या है? वी राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद द चाक, चौक का पार्टिकल ब्लैक बोर्ड स्टिक हो जाता है, दैट इज एडेसिव। वाटर वेट ग्लास सरफेस ड्यू टू एडेसिव फोर्स, दैट्स ऑल्सो ट्रू। ठीक है, सो डिस्टेंस अप टू ये जो फोर्सेज हैं, अब ये बात होती है कि दोनों फोर्सेज अट्रैक्टिव नेचर में है, कोहेसिव भी है और दूसरी कौन सी है मेरे पास? कोहेसिव भी है और दूसरी कौन सी? एडेसिव। ये अट्रैक्टिव कब होती हैं? अगर डिस्टेंस कितना होगा? नियरली 10 एंगस्ट्रॉम या 1 नैनोमीटर। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया, आपके पास एक मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है? 10 एंगस्ट्रॉम है। कितना ये? 10 एंगस्ट्रॉम, या इसको बोलेंगे 1 नैनोमीटर। इस डायमीटर रेंज के अंदर एक मॉलिक्यूल ये आ गया रेड वाला, एक ये आ गया, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ए एंड बी क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, बट एक मॉलिक्यूल बाहर घूम रहा है, तो ए और सी में अट्रैक्शन होती है कि नहीं थी वो नहीं पता, बट सी और बी में कोई अट्रैक्शन नहीं होगी बिकॉज डिस्टेंस 1 नैनोमीटर से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आप इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या कहना है इसको? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट तब करता है अगर उनमें डिस्टेंस कितना हो? नियरली 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम तक। इससे ज़्यादा होगा वो अट्रैक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रेंज पेपर में आती होती है। ठीक है, जो पानी की टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसको मेनिस्कस कहते हैं, मे बी आपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आपने ब्यूरेट वाला एक्सपेरिमेंट किया हो कि ब्यूरेट होती है, लंबी सी ब्यूरेट होती है, स्टैंड पे लगाई होती है ऐसे, तो उसमें पानी का जो लेवल होता है ना ऐसे आ जाता है, ऐसे ये सारा पानी भरा हुआ इसमें। ठीक है, तो जो टॉप मोस्ट लेयर बन रही है ना, ये वाली ये कर्व्ड लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। क्या कहना है इसको? मेनिस्कस की शेप हमेशा कर्व होती है। नॉर्मल वाटर ग्लास में ये कर्व फ्लैट ही नज़र आता है, क्यों? पतली हो जाएगी, इसकी कर्वनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस होती है ना, ये वाली थिकनेस, वो भी कितनी होती है? 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो आपने याद रखना है छोटे छोटे ये टर्म्स हैं जो 1 मार्क MCQ में आता है। ये पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि अगर आपने सरफेस टेंशन टॉपिक पढ़ना है, टेंशन का मीनिंग होता है फोर्स, सरफेस का मीनिंग जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं वो। ठीक है, अब ये को अब आया पहले सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मीनिंग क्या है? एक बीकर नज़र आ रहा है आपको, पानी है इसमें, इस बीकर में जो वाटर आ गया ना, इसमें पानी आ गया, ये जो एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, थ्रेड रख दिया मान लो स्ट्रेट, ये थ्रेड को नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब थ्रेड और वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो उनमें एडेसिव फोर्सेज होंगी, कोहेसिव फोर्सेज होंगी? एडेसिव होंगी। ये एडेसिव फोर्सेज जो लग रही हैं, ये फोर्सेज कहाँ लग रही हैं? अलॉन्ग दी सरफेस। क्या लग रही है? अलॉन्ग दी। पहला पॉइंट कि ये बॉडी को कहाँ खींच रही है? सरफेस के अलॉन्ग खींच रही है। तो द फोर्सेज विच आर अलॉन्ग दी सरफेस, वो कौन सी फोर्सेज होती हैं? नॉर्मल फोर्स होती है कि टेंजेंट होती है? बोलो टेंजेंशियल। तो पहले याद रखना है कि सरफेस टेंशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहले तो वो अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट रख दिया आपने तो वो कौन सी है? एडेसिव है, और वो टेंजेंट फोर्स है। ठीक है, तो ये टेंजेंट फोर्स होती है। ठीक है, सो टेंजेंट इसलिए बिकॉज इट एक्ट अलॉन्ग द सरफेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये इमेजिनरी लाइन है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स आ गई, और ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? अलॉन्ग द टेंजेंट। आपने सुना होगा कि जब मानसून सीजन आता है ना, कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर अलाउ ना करो कहीं पानी हो। आपके घर में अगर कहीं पर स्टैग्नेंट वाटर का सोर्स है तो वहाँ पे कहते हैं कैरोसिन ऑयल स्पिल कर दो, या स्टैग्नेंट वाटर तो रखो ही ना। ठीक है, सो मानसून में ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आती है, बारिश आती है, पानी खड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे मस्किटो अपने एग ले कर देते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि पानी की लेयर है टॉप, और उस पर मस्किटो ने अपने मान लो एग ले कर दिए, वो एग फ्लोट कर रहे हैं, दे आर फ्लोटिंग, वो नीचे नहीं जा रहे। इसका क्यों नहीं जा रहे? उसका रीज़न ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर सरफेस। एक्चुअली जो टॉप मोस्ट लेयर में ये एग आ गए ना, पानी के मॉलिक्यूल उनके ऊपर कौन सी फोर्स लगा रहे हैं? टेंजेंट फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जिससे टेंजेंट फोर्स से उसका नीचे वाला, नीचे क्या लग रहा है? उसका वेट लगेगा। टेंजेंट फोर्स जो लगेगी उसके वेट को रिजल्टेंट ऊपर लगेगा, उसके वेट को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। कैसे करेगा वो देखो, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ।
ये एक एग है मस्किटो का, और ये पानी की जो टॉप मोस्ट लेयर है ऐसे कर्व कर दी इसने, कर दी कर्व ऐसे। ये एक एग आ गया यहाँ पे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल। ये क्या, पानी की लेयर ऐसे आ गई लेयर। पहले पानी की लेयर ऐसे थी, धीरे धीरे पानी की लेयर की शेप ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। अब क्या होना है, यहाँ पे इस जगह पे इसका वेट कहाँ लगना है, mg लगना है नीचे। यहाँ पे जो टेंजेंट फोर्स लगनी इधर लगनी है, दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन F1, ठीक है। टेंजेंट है ना सरफेस, यहाँ पे दूसरा टेंजेंट लगेगा। ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन F2, ठीक है। इनका ओरिजिन कोहेसिव है कि एडिसिव है, कोहेसिव होती वाटर वाटर में, एग और वाटर डिफरेंट है, एडिसिव है तो इंटरमोलिकुलर। इसका मीनिंग इन दोनों में जो कांटेक्ट एरिया होगा, जो ये वाला ग्रीन में मैंने कांटेक्ट शो किया है, इसकी लेंथ नियरली कितनी होगी, 10⁻⁹ मीटर, जिसको हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। अब फोर्सेस को अगर रिजॉल्व करें, एक कंपोनेंट फोर्स का इधर आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा ऊपर, इसका भी एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा ऊपर। तो ये जो दो अपवर्ड इनके कंपोनेंट्स हैं वो बॉडी के वेट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, वो चीज़ क्या करेगी, फ्लोट करेगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी पहले। वाटर में मस्कीटो एग फ्लोट करते रहते हैं बिकॉज देयर वेट इज बैलेंस्ड बाय द सरफेस टेंशन। बट अगर मैं यहाँ पे कैरोसिन स्प्रे कर दूँ, तो मान लो ये लेयर है मेरे पास, ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, अब मैंने यहाँ पे कुछ ये रेड वाले मार्क शो करे कैरोसिन। कैरोसिन का सरफेस टेंशन कम होता है, जैसे जो एग यहाँ पे अगर आप कर भी देते हो ना, प्लेस कर देते हो, तो जो सरफेस टेंशन के कारण ये फोर्सेस लगनी है, टेंजेंट फोर्सेस लगनी है ना, उनका जो रिजल्टेंट कंपोनेंट अपवर्ड आने भी है, वो उसके वेट डाउनवर्ड को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, जिससे बॉडी वो एग क्या करेगा, नीचे इमर्स हो जाएगा। तो इसलिए सजेस्ट करते हैं कि जहाँ पानी खड़ा है और पानी वहाँ से रिमूव नहीं हो सकता इजीली, तो व्हाट यू हैव टू डू, वहाँ पे कैरोसिन ऑयल स्प्रे कर दो, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इट इज बेसिकली द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेंथ ऑन द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द लिक्विड। बट लिक्विड क्या होना चाहिए, रेस्ट भी होना चाहिए। प्रॉपर्टी है ये सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है तो लिक्विड शुड बी रेस्ट, ठीक है। सो पढ़ते हैं इसके बारे में, देखो क्या कहा उन्होंने, कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस। देखो फ्री सरफेस कौन होती है, फ्री सरफेस की टॉप मोस्ट सरफेस होती है। टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव एज इट वर अंडर टेंशन। टेंशन का मीनिंग होता है स्ट्रेच करना, जब किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हो उसमें टेंशन डेवलप होती है ना, वायर को स्ट्रेच करते हो, तो टॉप मोस्ट सरफेस बिहेव लाइक इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो याद रखना है कि सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी से क्या क्या होगा, पानी की जो टॉप मोस्ट सरफेस होगी स्ट्रेच हो जाएगी क्योंकि टेंजेंट फोर्सेस लगेंगी। जैसे ये देखो, ये मैंने अगर वाटर की मेरे पास सरफेस, ये वाटर सरफेस है टॉप, ठीक है, इसमें मेरे पास ना बड़े सारे वाटर के ना यहाँ पे डॉट डाल दिया, ये सरफेस इधर अट्रैक्ट कर रही मॉलिक्यूल, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर, सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जा रहे हैं, ये टॉप मोस्ट है। तो दिस मीन द ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग द सरफेस विच स्ट्रेचेज। यहाँ पे बड़े सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कितने सारे हैं ना, सभी एक दूसरे को स्ट्रेच करके बैठे हुए हैं, जैसे एक वेब बन गया ना, जैसे मस्कीटो वेब होता है, मकली का जाड़ा होता है, वो भी कैसा होता है, उसमें बड़े सारे इंटरलिंकेजेस होती है ना, ऐसे आपके बड़ी सारी लिंकेजेस मिल जाएंगी यहाँ पे, और सारी फोर्सेस लॉन्ग टेंजेंट होंगी। जब प्योर वाटर है तब कौन सी फोर्सेस होंगी, कोहेसिव। पानी के ऊपर कोई फॉरेन बॉडी आ गई तो क्या बन जाएंगी, एडिसिव। और याद रखना, पानी में, पानी ग्लास को वेट करता है कि नहीं करता, करता है, तो इसमें एडिसिव स्ट्रॉन्ग है। मर्करी ग्लास को वेट नहीं करता, उसमें एडिसिव वीक है, कोहेसिव स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो टॉप मोस्ट सरफेस इलास्टिक बिहेव करती है। इसके बाद आप कहते हैं सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड कैसे मेजर करना, तो यू हैव टू मेजर बाय द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इसका सिंपल होता है और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, बड़ा सिंपल। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m1L0 T-2, ठीक है। और फॉर्मूला आ गया डायमेंशन वाला। MCQ याद रखना है, MCQ याद रखो, इसका रिजल्ट आपको भूलना चाहिए कि इसमें सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। MCQ में आता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, बट सरफेस टेंशन की जो फोर्स है
वो हमेशा नॉर्मल टू द वाटर सरफेस होगी कि टेंजेंट होगी? टेंजेंट। याद रखना है सरफेस टेंशन की जो फोर्स होगी हमेशा सरफेस के क्या होगी? टेंजेंट होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने अगर पानी की जो टॉप मोस्ट सरफेस है वाटर की, ये वाली, ठीक है, और आपने यहाँ पे एक थ्रेड रख दिया, ऐसे थ्रेड फ्लोट हो रहा है, अगर थ्रेड अगर यहाँ पे फ्लोट हो रहा है तो पानी के मॉलिक्यूल उसको इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, कोई इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, कोई यहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है, कोई ये अट्रैक्ट कर रहा है उसको, कोई ये अट्रैक्ट कर रहा है। कितनी अलग अलग जगह से अट्रैक्शन मिल रही है, ठीक है, ठीक है। ये सारी अट्रैक्शन क्या है? टॉप मोस्ट सरफेस पे क्या है? टेंजेंट है, ठीक है, जिससे ये थ्रेड पानी में इमर्स नहीं होना, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई पहले, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पानी की सरफेस पे छोटा सा कोई हल्का सा पेपर भी रख दोगे, इवन प्लास्टिक का रैपर होगा ना, वो भी फ्लोट करता रहता है, ठीक है। छोटे से बिट्स ऑफ पेपर निकाल के पानी पे वो फ्लोट करेंगे। क्यों फ्लोट करेंगे? ड्यू टू सरफेस टेंशन। टॉप मोस्ट सरफेस जो है वो एक वेब बन जाता है, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, सारी फोर्सेस टेंजेंट होती हैं, वेब बन जाएगा। जैसे एक वेब नेटवर्क बन गया, इस नेटवर्क पे आपने बड़ी हल्की सी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी, वो नीचे इमर्स ही नहीं करेगी। जैसे मस्कीटो ने एग ले कर दिया स्टैग्नेंट वाटर पे, वो नीचे नहीं जा रहे, क्यों जा रहे? ड्यू टू सरफेस टेंशन। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड एट रेस्ट बिहेव लाइक इलास्टिक मेम्ब्रेन। इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है? आप एक पीस ऑफ पेपर वो लो, क्लोथ स्ट्रेच कर दो, जैसे आपने देखा हुआ है ना, एक क्लोथ के पेपर को, क्लोथ को स्ट्रेच कर लो, कपड़े को, और स्ट्रेच करके पकड़ लो, होल्ड कर लो, ऊपर से एक बॉडी उस पर फेंको, वो क्या करेगी? उसको नीचे पुश करेगी, बट फिर वापस ऊपर आ जाएगी। जैसे ट्रैम्पोलिन होता है, ट्रैम्पोलिन काइंड ऑफ सरफेस है वाटर हैज़, बट ये नहीं मानना कि स्विमिंग पूल में ह्यूमन जंप करे वो भी फ्लोट करेगा, क्योंकि हमारा वेट पानी के सरफेस टेंशन फोर्स से बहुत ज़्यादा है। मस्कीटो आराम से कोल्ड ब्रीड करते हैं वहाँ पे बैठ के, देखा हुआ आपने मानसून में ऐसा होता है, दिस इज ऑल ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से कंक्लूजन्स क्या मिलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचर लव स्फेरिसिटी। स्फेरिसिटी का मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर्टी टू अटेन स्फेरिकल शेप। याद रखना है, नेचर को ये बड़ा अच्छा लगता है, हर चीज़ जो नेचर के कंट्रोल में फ्री है वो कौन सी शेप अटेन कर लेगी? सफ़ेयर। उसका बेसिक रीज़न है कि सफ़ेयर का जो सरफेस एरिया होता है, आपने याद रखना है, सफ़ेयर का सरफेस एरिया इज़ मिनिमम फॉर गिवन वॉल्यूम। जब मैं गिवन वॉल्यूम की बात करूँगा ना, मेरे पास 1 मीटर क्यूब है वॉल्यूम है, इसको मैंने क्यूब भी बना सकता हूँ, इसका मैं क्यूबॉइड भी बना सकता हूँ, इसका मैं सफ़ेयर भी बना सकता हूँ। सबसे कम सरफेस एरिया किसका आएगा? स्फेरिकल शेप। तो नेचर का एम होता है टू अटेन विच शेप? स्फेरिकल। अर्थ एक मोल्टन पीस ऑफ क्या था? हाइड्रोजन हीलियम गैसेस का, और कुछ नहीं था, जहाँ हीट बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे उसने शेप कौन सी अटेन की? स्फेरिकल, ठीक है। पानी की ड्रॉप ऊपर से गिरती है, रेन ड्रॉप, वो भी कौन सी शेप अटेन कर लेती है? स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप अटेन करके मेन एम क्या होता है? पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाई लिक्विड ड्रॉप्स हैव टेंडेंसी टू अटेन स्फेरिकल शेप? बिकॉज नेचर का एम क्या है? अपनी एरिया को क्या रखना? मिनिमम फॉर गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज कर नहीं सकते, जैसे ड्रॉप बन गई, बट यू कैन अटेन मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया मिनिमम अटेन कैसे करते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू सरफेस एरिया। So raindrops are spherical in shape क्यों है? Because each drop attempt to attain minimum surface area. MCQ assertion reason question, ठीक है। फॉर दिस गिवन लिखा, जो मैंने वर्ड बोले सारे लिखे हुए हैं। फॉर गिवन वॉल्यूम, आपके पास वॉल्यूम फिक्स है, यू कांट चेंज द वॉल्यूम, यू कैन चेंज योर शेप। अगर फोर्स लग रही है एक्सटर्नल तो शेप कुछ भी होगी, ठीक है। हम जैसे पानी को आइस क्यूबिकल बनाना है, तो जो ट्रे की शेप है वैसे अटेन कर लेगी, वो फोर्स्ड है, ठीक है। बट आप देखें जो जैसे अमरनाथ में शिवलिंग बनता है, शिवलिंग की शेप हमेशा टॉप पे कैसी होती है? कब होती है? नेचर ने कौन सी शेप एंड में लेनी है, अटेन करनी है? स्फेरिकल। टॉप में कर्वनेस ही आना, कर्वेचर ही आना, ठीक है। अपने वो हेयर और शेविंग पेंटिंग ब्रश, अगर आपके पेंटिंग ब्रश हो तो पानी में डालो, सारे पेंटिंग ब्रश के जो हेयर्स होते हैं क्या कर जाते हैं? दे स्टिक टुगेदर। क्यों? टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया। फैलते नहीं हो, क्या करते? इकट्ठे हो जाते हैं। पानी में डालोगे वो फैल जाएंगे, पानी के बाहर निकालोगे तो इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? सरफेस टेंशन। सो द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन सिर्फ कब अप्लाई करनी है? जब लिक्विड की टॉप मोस्ट सरफेस बाहर एयर से कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी पहले। ये देखो अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताई थी बेटे, ये देखो उसने कहा व्हेन ग्रीस्ड आयरन नीडल। ग्रीस्ड आयरन नीडल कौन सी होती है? आयरन की नीडल के ऊपर ना ऑयल लगा दो, ग्रीस मिलती मार्केट से जो हम ल्यूब्रिकेंट यूज़ करते हैं, उसको ना पानी के ऊपर जेंटली रख दिया,
रख दिया तो वाटर के ऊपर, तो वो प्रिक, पानी को प्रिक नहीं करना, याद रखना, वी आर नॉट प्रिकिंग द वाटर। प्रिकिंग का मतलब पता लग गया ना, पानी की सरफेस को आप इमर्सिव हल्का सा जेंटली रखोगे तो नीडल क्या करेगी, फ्लोट करेगी। कहते हैं ऑल्दो हैवियर भी है बट स्टिल वो फ्लोट कर रही है। क्यों फ्लोट कर रही है? बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन। अब देखो यहाँ पे फिर से वही डायग्राम, ये पानी की सरफेस को नीडल ने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। नीडल और वाटर में एडिसिव फोर्स होगी कि कोहेसिव? एडिसिव, जो डिफरेंट बॉडीज में होती है, और ये फोर्स हमेशा सरफेस में लग रही है तो क्या होगी, टेंजेंट होगी। टेंजेंट लग गई, यहाँ पे भी टेंजेंट लग गई। इस टेंजेंट फोर्सेस के कंपोनेंट रिजॉल्व कर दें, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट कहाँ आ जाएगा, ऊपर। ऐसे इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, एक कहाँ आ जाएगा, इधर। तो ये दोनों क्या कर गए, कैंसिल। टॉप मोस्ट वाले नीचे वेट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, वो चीज़ फ्लोट करती जाएगी। और अगर आपका वेट ज़्यादा हो गया तो बॉडी नीचे प्लग करके आ जाएगी। तो सरफेस टेंशन बहुत लाइट बॉडीज़ के लिए होती है, सिर्फ सरफेस की टॉप मोस्ट प्रॉपर्टी। और ये सिर्फ जो टॉप की लेयर है उसकी प्रॉपर्टी, उसको क्या कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं। उसकी थिकनेस कितनी होती है, 10⁻⁹ मीटर। इतनी सी थिकनेस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम सिर्फ। और याद रखना है, एक साइड पे वाटर होगा, दूसरी साइड पे कौन होगा, एयर होगा, ठीक है। और इस सरफेस का नाम क्या होता है, एक तो इसको मेनिस्कस भी कहते हैं, दूसरा इसका नाम क्या होता है, फ्री सरफेस। क्या कहना है इसको, फ्री सरफेस। आप बताओगे मेरे को, वाटर ड्रॉपलेट के पास कितनी फ्री सरफेस है? वाटर ड्रॉपलेट है, अंदर पानी भरा हुआ है, अंदर वाटर है, बाहर क्या है, एयर। कितनी फ्री सरफेस है इसके पास बताओ? 2π। एक ही फ्री सरफेस है। यहाँ पे देखो एक ही कॉन्टैक्ट बन रहा है ना यहाँ पे, है ना। और एक सो बबल है, अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, तो कितनी फ्री सरफेस हुई, 2। MCQ क्वेश्चन याद रखना। कहते हैं सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी है, ये टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। क्या होती है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? पहले डिपेंड करती है कोहेसिव फोर्स। मरकरी के ड्रॉप में कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है कि वाटर के? मरकरी में। तो मरकरी में कोहेसिव फोर्स, तो दोज फैक्टर विच इंक्रीज द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज द सरफेस टेंशन। बड़ा सिंपल, सरफेस टेंशन बढ़ेगा, ठीक है। अगर कोहेसिव फोर्स कम हो गई तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, दो तरह की इम्प्योरिटीज होती है, पानी में ऐड करते हैं, एक पानी में डिजॉल्व हो जाती है, एक पानी में डिजॉल्व नहीं होती। बताओ, पानी ज़्यादा स्टिक करता है ग्लास को कि शरबत वाला पानी ज़्यादा स्टिक करेगा? आपने ऑब्जर्व किया होगा, टेबल पे पानी स्पिल हो जाए तो चिपकता नहीं, हाथ लगाओ तो फील नहीं होता, उड़ गया पानी। बट अगर वहाँ पे शरबत गिरा हो ना, ड्राई भी हो जाए, तब भी वो स्टिकी करेगा। क्यों? बिकॉज उसका सरफेस टेंशन क्या हो गया हुआ है, कम हो गया, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, वो सरफेस टेंशन बढ़ गया उसका। बट अगर आपने उसके अंदर वो कर दिया, डिटर्जेंट डाल दिया, क्या डिटर्जेंट पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है? जो इम्प्योरिटीज पानी में पार्शियली डिजॉल्व होंगी वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेंगी, और जो फुली डिजॉल्व हो जाएंगी वो सरफेस टेंशन क्या कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हो तो इम्प्योरिटी कम्प्लीटली सॉल्युबल है लिक्विड में, तो सरफेस टेंशन क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है। तो लिखा हुआ है आयनिक सॉल्ट ऐड करते हो, जैसे पानी में NaCl डाल दो, पानी में HCl डाल दो, पानी में KCl डाल दो, तो स्मॉल क्वांटिटी डाल, सरफेस टेंशन इंक्रीज कर जाएगा। और जो पार्शियली सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज। एग्जांपल दी हुई है, देखो डिटर्जेंट सरफेस टेंशन क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और ये आपने याद रखना है, पानी हमने जब कपड़े धोने होते हैं, हमारा एम क्या होता है कि वाटर डर्ट से ज़्यादा इंटरेक्ट करे कि अपने मॉलिक्यूल में इंटरेक्ट करे। वाटर डर्ट से ज़्यादा इंटरेक्ट करे। वाटर अगर अपने मॉलिक्यूल में इंटरेक्ट करेगा तो कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है। हम क्या चाहते हैं, कोहेसिव फोर्स कम हो उसकी और एडिसिव बढ़ जाए। तो ये कैसे होगी, अगर हम पानी का सरफेस टेंशन क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। इफ़ वी डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो वाटर अपने मॉलिक्यूल में कब इंटरेक्ट करेगा, और डर्ट से ज़्यादा करेगा। आपने 10th में देखा हुआ ये सीन कि भाई एक पीस ऑफ क्लॉथ होता था, यहाँ पे एक स्टेन ऑफ डर्ट होता था, तो नॉर्मल इसके राउंड ना सारा वाटर ही है, ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जो डर्ट लगी हुई है, ये बेसिक डर्ट है यहाँ पे, वो डर्ट पानी से इंटरेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि डर्ट कौन से ओरिजिन में है, वो ऑयल है बेसिक। हमारा जो स्वेट होता है वो ऑयल होता है, काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्स ही नहीं होते, तो डर्ट कैसे निकलेगी, बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हम इसमें क्या आ जाते थे, आपने पढ़ा था सोप, 10th में किया आपने, सोप आयन की शेप ऐसे होती थी, जो उसका हेड होता था वो नेगेटिव चार्ज होता था, वो पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो उसकी टेल, ये वाली टेल है,
वो ऑयल के साथ। सोप आयन जो है वो पार्शियली सॉल्युबल है। पार्शियल सॉल्युबल होने से पता क्या होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा खुद, ये आ गया ऐसे, ऐसे डायग्राम बनी थी 10th में, ठीक है। सो सोप आयन ऐसे आया यहाँ पे, तो ये नेगेटिव चार्ज हैं सारे। तो इससे क्या होना है, ये जो सोप आयन है इसने यहाँ पे डर्ट से इंटरेक्ट कर लिया, और इसने कहाँ से, इसने पानी से इंटरेक्ट कर लिया। हमने पानी को एजिटेट किया, पानी में जो एब्रेसिव फोर्सेज हैं, पानी में जो कोहेसिव फोर्सेज थी वो वीक हो गई, और पानी और डर्ट में इंट्रैक्शन बढ़ गई, जिससे डर्ट क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। सो टू इंक्रीज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ वाटर हम उसमें पार्शली सॉल्युबल इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, डिटर्जेंट, ठीक है। पहले टाइम में जब डिटर्जेंट नहीं होते थे, सोडा ऐश यूज़ करते थे। वॉशिंग सोडा आपने 10th पे पढ़ा हुआ है, Na2CO3.10H2, वो भी क्या करता है, पार्शली सॉल्युबल होता है, पानी का सरफेस टेंशन कम करेगा, पानी डर्ट के साथ ज़्यादा है तो फिर फोर्सेस शो करेगा, डर्ट को बाहर निकाल देगा। तो पेपर में इस चैप्टर में इनिशियली तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं। आगे अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, देखो आपने नोटिस किया होगा कि घर में जब कई बार सैटरडे नाइट गेस्ट आए ना, तो सारे यूटेंसिल यूज़ हो जाते हैं, तो रात को तो कोई बर्तन वॉश करने बैठता नहीं, तो अगली मॉर्निंग जब सर्दियों में उठें तो सारे स्टेन्स बर्तनों पे ना, यूटेंसिल पे पक्के लग जाते हैं। तो फिर प्राइम एम क्या होता है, सबसे पहले पानी को क्या किया जाता है, गर्म, पानी को पहले करते हैं गर्म, फिर गर्म पानी में स्कॉच ब्राइट डाल के फिर क्लीनिंग करते हैं। तो होपफुली किसी ना किसी बच्चे ने घर में कभी ना कभी संडे मॉर्निंग उठ के ऐसा काम तो किया ही होगा, क्योंकि सभी करते हैं, ठीक है। जब मेड भी ना आए और घर पे गेस्ट भी आए तो फिर हमें ही करना पड़ता है, तो हमने भी किया हुआ ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें क्या होता है कि पानी को जब हीट करते हैं तो टॉप मोस्ट लेयर में जो पार्टिकल होते हैं, रेंडमाइज, उनमें कोहेसिव फोर्सेज वीक हो जाती है। जैसे फोर्सेज वीक होंगी, आपस में इंटरेक्ट कम करेंगे, फॉरेन बॉडी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, तो वो जो स्टेन लगा हुआ है बड़ा हार्ड था निकालना ठंडे पानी से, गर्म पानी से जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ना है। इस फॉर्मूले के ऊपर पहले न्यूमेरिकल, इस चैप्टर में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आएगा, हाउ सरफेस टेंशन चेंजेस विद टेम्परेचर। इसमें जो अल्फा है दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होगा। यहाँ पे जो सिंबल दे आर यूजिंग हेयर टी, तो ये टी सिंबल है, टी नॉट क्या है, सरफेस टेंशन है 0 डिग्री, टी का मीनिंग सरफेस टेंशन है T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मीनिंग क्या होगा, आपने ना पानी में करंट पास करवा दिया, पानी सोर्स ऑफ कंडक्शन ना, पानी में करंट पास करवा दोगे, सरफेस टेंशन कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएगा पहले से, ठीक है। पहले ज़्यादा था, बाद में क्या हो जाना है, कम हो जाना। क्यों कम हो जाना है, इलेक्ट्रिफिकेशन का मीनिंग होता है आपने चार्ज कर दिया, चार्ज करने से सरफेस टेंशन क्या होगा, देखो पानी के टॉप मोस्ट लेयर है ये, बड़े सारे पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पर बड़े हुए हैं, इनिशियल इन पे चार्ज 0 है, इनमें आपस में टेंजेंट फोर्सेज हैं। ये जो एरो शो कर रहे हैं क्या शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग टेंजेंट, टेंजेंट फोर्सेज आ रही हैं ये, ठीक है। तो ये फोर्सेज अलॉन्ग द सरफेस होती हैं, ये फोर्सेज सरफेस टेंशन को डिफाइन करती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इनको चार्ज कर दिया, मान लो सारी ड्रॉप नेगेटिव चार्ज हो गई, क्या नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं, अगर रिपेल करना शुरू कर दिया तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, कोहेसिव फोर्सेज वीक होगी, सरफेस टेंशन। तो आपने याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ गया, चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स हैव मोर सरफेस टेंशन और न्यूट्रल, चार्ज हैज मोर सरफेस टेंशन, न्यूट्रल हैज मोर सरफेस टेंशन, चार्ज ड्रॉपलेट्स हैव लेस सरफेस टेंशन। तो किसकी शेप ज़्यादा सफेरिकल होगी, न्यूट्रल की, क्योंकि इस न्यूट्रल शेप के पास सरफेस टेंशन ज़्यादा है, और सरफेस टेंशन के कारण ही कौन सी शेप आती है, सफेरिकल। अगर आप एक ड्रॉपलेट की शेप सफेरिकल से चेंज करना चाहते हो तो क्या कर दो, उसको चार्ज कर दो, चार्ज करेंगे तो शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन आपने एक पॉइंट लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। पहली बात, सरफेस टेंशन सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती, और ये लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती। मीन्स जो आपकी ये जो सरफेस टेंशन निकाला था ना, फोर्स अपॉन लेंथ, अगर आपने लेंथ को इंक्रीज़ किया फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेंथ को आपने 4 टाइम्स किया लेंथ फोर्स भी 4 टाइम्स हो जाएगी। बड़ा सिंपल लॉजिक है। पानी की टॉप मोस्ट लेयर है, बीकर पड़ा हुआ है, ऐसे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे एक लेंथ आ गई, छोटी सी लेंथ है, छोटी सी लेंथ पे कितनी फोर्सेज लगेंगी, कम फोर्सेज लगेंगी, ज़्यादा लगेंगी। और अगर मैंने लेंथ क्या कर दी, लॉन्गर कर दी, तो टेंजेंट फोर्सेस बढ़ गई कि कम हो गई,
बढ़ गई ना, तो सब रेशो तो सेम ही रहनी है, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आए पहले, बेटा ये पानी के आपको रॉड नज़र आ रही है कि रॉड है यहाँ पे पानी के अंदर, ये जो रॉड है ऐसे है रॉड, इसको मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ, ऐसे एक रॉड है, इसकी लेंथ एल, यहाँ से भी एल है, यहाँ से भी एल है, थिकनेस उसकी इग्नोर कर दो। फोर्सेस कहाँ लग रही है उसके ऊपर, फोर्सेस इस डायरेक्शन में इधर भी लग रही हैं, फोर्सेस इधर भी लग रही है ना फोर्सेस, दो डायरेक्शन। टोटल लेंथ कितनी हुई इसकी 12, तो टोटल फोर्स भी कितनी होगी, यही होगी, और ये किसके इक्वल होगी, सरफेस टेंशन की। तो आप बताओ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितनी हो जाएगी, 2F, S इंटू 2L आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी पहले। और अगर आपने बॉडी को बैलेंस करना है, बॉडी को बैलेंस करना, नीचे कौन सी फोर्स लग रही है बॉडी के, नीचे कौन सी लग रही है, mg लग रही है। तो अगर आपने बॉडी को बैलेंस करना है तो टोटल फोर्स कितनी होगी बताओ। देखो एक तो उसका कौन सा है, वेट है, ये ठीक है पहले, और ये फोर्स कौन सी आ गई, ये कौन सी फोर्स है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब ऐसा क्यों, देखो पानी की टॉप मोस्ट लेयर है, रॉड मैंने ऐसे रखी है यहाँ पे, सिलेंड्रिकल रॉड आ गई है, देखो ठीक है। उसका वेट कहाँ लग रहा है, इधर देखो वेट कहाँ लग रहा है, नीचे। पानी उसको कहाँ खींच रहा होगा, पानी उसको टेंजेंटली ऐसे खींच रहा होगा इधर। अगर हम बिल्कुल फ्लैट सरफेस कर दें ऑलमोस्ट के भाई टेंजेंट बिल्कुल सीधा है, ऐसे होगा। ये फोर्स पूरी लेंथ पे लगती जाएगी, कितनी लेंथ है टोटल, L है ना, इधर भी लेंथ कितनी है, L। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि फोर्स अपॉन लेंथ क्या होता है, सरफेस टेंशन, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगी, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ठीक है। इस केस में कहाँ लग रही है, इस साइड पे भी लग रही है और इस साइड पे लग रही है ना, तो टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितनी लगेगी, तो mg लगेगा प्लस 2 टाइम SL लगेगा, ठीक है। और ये टोटल फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे। तो अगर इसको बैलेंस करना हो, इसको क्या करना हो, बैलेंस, तो आपको कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, F इक्वल टू 2SL प्लस वेट। ये चीज़ क्लियर हुई पहले, ठीक है। मैं एक और बार दोबारा बताता हूँ। ये टब है पानी का, पानी के टब में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रॉड पड़ी हुई है, रॉड को फ्लोट करवाना है। रोड पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, रॉड पे कौन सी फोर्स लग रही है, एक नीचे लग रही है टेंशन, एक यहाँ पे लग रही है। ये कौन सी फोर्स है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। कितनी कितनी लेंथ पे है, L लेंथ पे, कितनी लेंथ है ये, L। तो ये कितनी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगी, टोटल फोर्स 2F होगी, लेंथ भी 2L होगी, इक्वल टू S। जो यहाँ पे हम सिंबल T यूज़ कर लेते हैं, तो टोटल टेंशन T2 कितनी होगी, S इंटू 2L, ये हो गई पहले। प्लस नीचे और कौन सी फोर्स लग रही है इसके ऊपर, इसका अपना वेट भी तो नीचे लग रहा है ना, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग गई फिर, S इंटू 2L प्लस mg। तो पानी, जब पानी की बॉडी फ्लोट करती है तो टोटल फोर्स कितनी कितनी लगती है, एक तो वेट लगता है बॉडी का, एक फोर्स लगती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। और अगर बॉडी को आपने मेंटेन रखना है, यू हैव टू अप्लाई सम अपवर्ड फोर्स F, और वो इन दोनों के क्या होगी, इक्वल होगी। अब इसी तरीके से ये बताओ, ये मेरे पास हॉलो डिस्क है, ये क्या है, हॉलो डिस्क। देखो डिस्क के ऊपर फोर्स कहाँ लग रही है, एक तो बाउंड्री पे लग रही है, एक कहाँ लग रही होगी, पानी अंदर भी तो है ना। ऐसा होता है ना, ये को डिस्क को ऊपर उठा रहे हैं, डिस्क को एक नीचे ये खींच रहा है, पानी खींच रहा है ना, ऐसे से फोर्स लगा रहा है, बाहर भी लगा रहा है और अंदर भी लगा रहा है। बाहर वाली लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आउटर रेडियस, अंदर वाली लेंथ कितनी होगी, 2 पाई इनर रेडियस। फॉर्मूला क्या है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू सरफेस, ये बनेगा ना। सो और नीचे अपना वेट भी तो लगेगा, ठीक है। सो इसके अंदर टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितनी हो जाएगी, देखो दो ही फोर्स लगनी पानी के साथ, एक तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, एक उसका अपना वेट। और जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये है, ये किसके इक्वल होगी, सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई R1 प्लस R2, आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस इक्वल टू mg। बन गया, देखो ये आ गया। W वेट है, mg, T सरफेस टेंशन, यहाँ पे वो T लिखी जा रहा है, सरफेस में S लिख रहा हूँ,
सरफेस टेंशन के 3 सिंबल हैं, सिग्मा, एस एंड टी। पानी फॉरेन बॉडी को खींचती है, अट्रैक्ट करती है, एडहेसिव फोर्स होती है। कहाँ खींचेगी? अंदर को। अगर पानी के साथ कांटेक्ट नहीं बनाएंगे तो सिर्फ वेट लगेगा बॉडी का। मतलब ये रिंग है ना, अगर ऐसे एयर में है तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगी? नीचे सिर्फ इसका वेट। बट जब ये पानी के साथ कांटेक्ट में आ गई तब इसके बाद नीचे कितनी सारी फोर्सेज और आ गई, वो किसके इक्वल होंगी? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, ऐसे। अब ये बताओ, ये रिंग था, अब ये क्या है? थिन रिंग है। थिन रिंग में क्या होगा? सिर्फ थिकनेस तो है ही नहीं है ना। अब इसके बाद नीचे इसका वेट लगेगा और एक ही फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगेगी, वो क्या होगी? सरफेस टेंशन टी और एस और सिग्मा इंटू 2πr, यही होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा फोर्स का? एक मिनट यहाँ पे, हाँ, आउटर भी है। देखो इसकी कितनी फ्री सरफेस है बताओ? पानी का कांटेक्ट यहाँ पे भी है, पानी का कांटेक्ट यहाँ पे भी है ना। तो एक बाहर से भी फोर्स लगेगी ग्रीन एंड पे, एक अंदर भी लगेगी रेड एंड पे, बट रेडियस दोनों का क्या होगा? सेम, तो 2 टाइम्स। ठीक है। और अगर यहाँ पे डिस्क आ गई, प्लेट आ गई, प्लेट के अंदर तो कुछ है ही नहीं, सारा भरा हुआ है ना। पानी का कंटेंट कहाँ बना हुआ है? बस आउटर पे कि इनर पे भी? अब ओनली आउटर, तो 2πr। पता लग गया क्यों? ठीक है। स्क्वायर, ये स्क्वायर है, कितनी लेंथ है इसकी? l, ये भी l, ये भी l, ये भी l। पानी अंदर भी है, पानी बाहर भी है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 4l के 8l। तो 8l इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगनी है वो क्या लगनी है? s इंटू 8l लगनी है। ठीक है। और नीचे वेट लगना है। पता लग गया? देखो आ गया। और अगर ये स्क्वायर प्लेट होती, अब इसमें कितनी, कहाँ कॉन्टेक्ट होना है? अंदर होना कि बाहर ही होना है? बाहर ही होना। तो कितनी लेंथ आएगी? 4l। तो ये था पहले इंट्रोडक्टरी। पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम बनी आ जाएगी पेपर में कि बताओ इसमें, क्योंकि पानी ने एडहेसिव फोर्स नीचे खींचना है। अगर आप चाहते हो कि बॉडी फ्लोट करे, सम अपवर्ड फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड। आप ऊपर कितनी फोर्स लगाओगे, बॉडी ना ऊपर आए ना नीचे आए। देखो डायग्राम में ये कैसे शो किया, ये चिपका हुआ है इसके साथ, देखो शो हो रहा है ना ये, कि जैसे ये स्टिक है, मीन यू आर जस्ट अप्लाइंग इनफ अपवर्ड फोर्स। ये जो अपवर्ड फोर्स है ये जस्ट इनफ है टू मेक इट फ्लोट। अदरवाइज पानी कहाँ लेके जाना चाहता है इसको? तो हवा में बॉडी सिर्फ वेट लगता है, पानी के अंदर चली गई, जब अंदर चली गई तो वेट और बाइंसी, बट जब टॉप मोस्ट सरफेस में कॉन्टैक्ट भी है तो एडहेसिव फोर्स भी आ गई। और एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स से काउंट कर कैसे करते हैं? सरफेस टेंशन यूज करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ पहले क्लियर हुई अभी। तो ये था पहले इंट्रोडक्टरी बात सरफेस टेंशन का। आगे एप्लीकेशन आगे जो हमें पता होना चाहिए कि रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कहते हैं ऑयल ग्रीस स्पॉट्स एंड क्लोथ निकलते नहीं है ना, पानी से नहीं निकलेंगे, प्योर वाटर से निकलते नहीं, कैसे करेंगे? डिटर्जेंट यूज़ करके, जो मैंने बताया था। पानी में डिटर्जेंट डालने से सरफेस टेंशन वाटर डिक्रीज कर जाता है। रिजल्ट वेटिंग पावर ऑफ सोप। सोप पानी को ज़्यादा गीला करेगा, क्योंकि पानी अब आपस में इंटरेक्ट कम करेगा, पानी क्लोथ के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा। ठीक है। तो फोर्स ऑफ एडिशन बढ़ गई, कोहेजन क्या हो गई? कम। पहले पानी प्योर सैंपल था, वाटर में कोहेजन ज़्यादा थी, पानी ऑयल के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा था। हमने डिटर्जेंट डाल दिया, डिटर्जेंट ने क्या कर दिया? पार्शियली सॉल्युबल, सरफेस टेंशन कम कर दिया। अब क्या कर रहा है? वाटर डर्ट से इंटरेक्ट करना शुरू हो गया, एडिशन बढ़ गया। ठीक है। एंटीसेप्टिक, जब हम बिटाडीन लगाते हैं हमारा एम क्या होता है कि जो एंटीसेप्टिक लोशन है या डेटोल है, जो एंटी माइक्रोबियल सोल्यूशन है, वो वूंड के ऊपर ज़्यादा फैले कि कम फैले? वूंड के ऊपर ज़्यादा ईजिली दूर दूर तक जाएँ कि उसको कम स्टिक करें? कम स्टिक करें कि ज़्यादा स्टिक करें वूंड के ऊपर? बीटाडीन लगाइए, हम चाहते हैं कि बीटाडीन लीक करके निकल जाए, कि भी वूंड के ऊपर ही रहे। कोई चीज़ स्टिक कर रही है दूसरी फॉरेन बॉडी पे, उसमें एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसका मीन सरफेस टेंशन कम कर दो। तो जितनी भी एंटीसेप्टिक लोशन होते हैं, क्रीम होती हैं, जो स्टिकी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनका सरफेस टेंशन कम होता है। कहते हैं ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, हमारा इंजन ऑयल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है। पेंट्स हैं, पेंट्स चिपक जाते हैं ना, कई बार सोप से भी निकल, स्कूल में अपने ब्रशिंग की हो, पेंटिंग की हो, स्टेन हाथों में लग जाएँ तो सोप से निकलते हैं जल्दी कहीं पे। क्यों निकलते? सरफेस टेंशन कम है। सोल्डर पता क्या होता है? मशीन होती है जो टांके लगाते हैं वायर्स को, मेल्ट होता है, उसका क्या होता है, उसके अंदर ना हम फ्लक्स ऐड करते हैं, फ्लक्स इम्प्योरिटी होती है। फ्लक्स ऐड करने से क्या होता है? सरफेस टेंशन कम हो जाता है और बहुत जल्दी स्टिक करता है वायर के ऊपर। ठीक है। ग्लू गन भी सेम चीज़ है, ग्लू का भी सरफेस टेंशन कम ही होता है।
तो ये प्रॉपर्टी थी। अभी हमने सर सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा, अभी हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना बढ़ो।